जब से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है तब से आपने महसूस किया होगा कि भारत में एक तरह का मीडिया वॉर चल रहा है। हालांकि आपको लग रहा होगा ये मीडिया वॉर अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये मीडिया वॉर पिछले कई वर्षों से चल रहा है। ऐसे में ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर ये मीडिया वॉर है क्या और ये क्यों होता है। अगर मीडिया एक डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है और उसका काम लोगों तक सत्य पहुंचाना और एक तरह के वॉच डॉग की तरह या एक चौकीदार की तरह भारत के जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इस पर नज़र रखना और आम आदमी तक सत्य क्या है ये इन्वेस्टिगेट करके पहुंचाना, तो फिर इसमें लड़ाई क्या है? फिर आपस में क्या लड़ाई है? अगर सबका मकसद ही सत्य है, अगर सबका मकसद डेमोक्रेसी की रक्षा करना है, तो ऐसा क्यों? आपने देखा होगा भारत की जो पुरानी फिल्में होती थी बॉलीवुड की, उसमें जो एक जर्नलिस्ट होता था वो कुर्ता पजामा पहन के, चप्पलें पहन के, एक गरीब व्यक्ति होता था जो साइकिल में बैठ के एक छोटा सा न्यूज़पेपर चलाता है और सत्य की खोज में वो पिटता भी था गुंडों से, लड़ाई लड़ता था, लेकिन वो सत्य की लड़ाई लड़ता रहता था। आजकल की बॉलीवुड की फिल्मों में आप देखिए पत्रकार की क्या इमेज है। वो आपको बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी क्रिमिनल, किसी पॉलिटिशियन, उनके साथ किसी पब में या क्लब में सूट पहना हुआ मिलेगा। पत्रकारिता नए दौर में बदल चुकी है, क्योंकि पहले इसको कमिटेड लोग, पैशनेट लोग जो वाकई में कमिटेड थे, वो चलाते थे अपने अपने पेपर्स निकाल के। फिर धीरे धीरे चूंकि उनको न्यूज़पेपर जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राशन पे देती थी, खास तौर पे इंदिरा गांधी के वक्त में, और वो न्यूज़ प्रिंट जो न्यूज़पेपर था वो गवर्नमेंट से कोटा में लेने के लिए लोगों ने गवर्नमेंट के साथ अलाइन करना शुरू कर दिया। जो इंदिरा गांधी की तारीफ में लिखता था उसको ज़्यादा कोटा मिलता था, जो उनको क्रिटिसाइज़ करता था उसका कोटा रोक दिया जाता था, और धीरे धीरे वो लोग बैंकरप्ट हो जाते थे और उनको अपना प्रेस बंद करना पड़ता था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक लड़ाई शुरू की थी जो कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक गोयनका साहब के साथ थी। हालांकि वो उस लड़ाई में कभी जीत नहीं पाई, और इस तरह से आप देखिए पॉलिटिशियंस और मीडिया के बीच में एक वॉर चालू हुआ। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इसमें आए। जब मीडिया ने पहली बार, मुझे याद है, अंबानी रिलायंस के ऊपर जब एक्सपोजे किया था, तो रिलायंस ने एक तरह से मीडिया के लोगों को खरीदना शुरू किया। ऐसा मैंने पढ़ा है बहुत आर्टिकल्स में और कई किताबों में, और मेरे मित्र श्री एस गुरुमूर्ति जी हैं चेन्नई में, उन्होंने डिटेल में मुझे इसके बारे में बताया भी है। मैं बॉलीवुड में देखा है जब क्रिटिसाइज किया जाता है फिल्मों को और एक्टर्स को, तो वो लोग धीरे धीरे मीडिया वालों को करप्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें गिफ्ट्स भेजते हैं, अपनी फिल्मों की अच्छी रेटिंग डालने के लिए उनको पैसे भी दिए जाते हैं। आज की तारीख में लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि मीडिया में जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको खरीदा जा सकता है, और उनको ब्राइबिंग और उनको भी करप्शन का एक पार्ट बना लिया गया, और इस तरह से धीरे धीरे वो लोग लोगों के माउथ पीसेस बनने लगे। एक ग्रुप को की तारीफ और एक ग्रुप का क्रिटिसिज्म, और दोनों लोगों को एक्सटॉर्ट करने लगे, और मीडिया एक आत्मा की आवाज़, सत्य की आवाज़ की जगह एक तरह का बिजनेस एंटरप्राइज बन गया, जो कि क्रिमिनल्स की तरह से लोगों को एक्सटॉर्ट करने लगा। और जब ये जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ और प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस थे उनको एक बात समझ में आई कि अगर आपके पास मीडिया है तो आप गवर्नमेंट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी एक्सटॉर्ट कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट हाउसेस ने मीडिया, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न चैनल्स को खरीदना चालू कर दिया, और गवर्नमेंट को जब वो न्यूज़ चैनल या वो न्यूज़पेपर दिन रात क्रिटिसाइज करने लगा, तो एक वक्त ऐसा आता है कि इलेक्शन जीतने के लिए, अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए, गवर्नमेंट जो हैं, छोटी स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोग फिर उन लोगों के साथ सांठगांठ करते हैं, और वहाँ पे चालू होता है पूरी तरह से मीडिया का पतन। आज ये हालत हो गई है कि मीडिया हाउसेस जो हैं वो एक्चुअली कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। दे आर ऑल एक्सटेंशंस ऑफ सम बिग कॉन्ग्लोमरेट्स।
मैं नाम नहीं लूँगा, पर सब लोग जानते हैं कि आज भारत में कौन से ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं जो मोस्ट ऑफ द मीडिया कंट्रोल करते हैं। और जब ये होता है तो इसमें भारत के दुश्मनों के लिए, जो कि रेड टेररिस्ट हैं या इस्लामिक टेररिस्ट हैं या इंटरनेशनल जो लॉबीज़ हैं, ग्लोबल लॉबीज़ हैं, जो भारत का हित नहीं चाहती हैं या भारत में बेईमानी से बिजनेसेस करना चाहती हैं, वो फिर मीडिया को खूब एडवर्टाइजिंग दे के, काफ़ी मनी पंपिंग करके, उनके जर्नलिस्ट लोगों को अपने साथ मिला के उनको फॉरेन ले जाके उनको करप्ट करती हैं और अपना माउथपीस बनाती हैं। अभी एक रीसेंट रिपोर्ट है जो कि भारत के एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री शेखर गुप्ता जी के ही पेपर में छपा था, द प्रिंट में, किस तरह से चाइना ने 100 जर्नलिस्ट को अपने पेरोल पे रखा हुआ है और वो भारत में पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए उनको यूज़ करती हैं। किस तरह से उनको बीजिंग में घर मिले हुए हैं, पैसे मिलते हैं, एक रेगुलर सप्लाई ऑफ मनी है। कई सारे जर्नलिस्ट को हनी ट्रैप भी किया जा सकता है। कितने सारे जर्नलिस्ट जो हैं, जो कि यूएस और यूके की जो इंडस्ट्रियल लॉबीज़ हैं, उनके पार्ट्स हैं। आज की तारीख में मैं आपसे सवाल करता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के ये पूछिए, आपको अगर अपने बच्चे को जर्नलिस्ट बनाना है तो क्या कोई ऐसा जर्नलिस्ट है आप बोल सकते हैं कि तुम इसके जैसे बनो? क्या कोई ऐसा जर्नलिस्ट है या मीडिया हाउस है जिसको आप गारंटी से कह सकते हैं ये ईमानदारी का प्रतीक है और डेमोक्रेसी इनके हाथ में सुरक्षित है? नहीं। कोई आपको इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिलेगा, कोई इसके फेवर में मिलेगा। तो ये जो पूरा मीडिया वॉर आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये मीडिया हाउसेस के बीच का वॉर नहीं है, ये कॉरपोरेट लॉबीज का वॉर है, ये भारत के दुश्मनों का वॉर है, ये एजेंडा ड्रिवन लॉबीज का वॉर है। कोई एनवायरमेंट वाली लॉबी है, कोई करप्शन की लॉबी है। आज जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देता हूं, कई सारे मीडिया हाउसेस शिवसेना के माउथपीस बन के अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। कई सारे अर्नब गोस्वामी के माउथपीस बन के इनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई है किसकी? ये लड़ाई उन लोगों की है जो भारत को लूटना चाहते हैं, भारत को चूसना चाहते हैं, जिनके दिमाग में, दिल में, आत्मा में ना तो भारत बसता है, ना डेमोक्रेसी बसती है, ना सत्य बसता है। ये जैसे बॉम्बे में एक ज़माने में माफिया वॉर्स होते थे, जिस तरह से बिहार यूपी में बाहुबलियों के वॉर्स होते हैं, जिस तरह से इस दुनिया में आप देखें बड़ी बड़ी ताकतों के वॉर होते हैं, यूएस और रशिया के होते थे, इसी तरह से ये पावरफुल लोग, करप्ट लोग, टोटली मॉरली डिफंक्ट एंड बैंकरप्ट लोगों की लड़ाई है। और इसका प्राइस पे कर रहा है भारत का आम आदमी, जिसको टेलीविज़न के अलावा और कोई चारा नहीं है। टीवी न्यूज़ इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन काइंड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट स्टडीज, चाहे आप हार्वर्ड की स्टडी पढ़ें, चाहे स्टैनफोर्ड की पढ़ें, चाहे बीबीसी की रिपोर्ट लें, आप वर्ल्ड की जो वॉच डॉग्स हैं जो उनकी रिपोर्ट्स पढ़ें, सब आपको ये बोलेंगे किस तरह से टेलीविजन न्यूज़ एंड मीडिया टुडे इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन काइंड। आगे आपका दिमाग है, आपके विचार हैं, खुद रिसर्च करिए और मैं आपको सलाह दूंगा, ये मीडिया के झांसे में ना फंसिए, अपनी आंखों से सत्य ढूंढने की कोशिश करिए। दोस्तों, ये 10 मिनट रिपोर्ट आई एम बुद्धा के यंग वॉलंटियर्स, यंग रिसर्च टीम आप तक लाती है, जिसको मैं एक सिंपल स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में, ताकि आम आदमी समझ सके, उस तरह से प्रस्तुत करता हूं। पर इसके पीछे का काम बहुत बड़ा है, इसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी कमिटमेंट और पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इस लॉकडाउन के वक्त में वक्त कठिन है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, अगर हो सके तो आप हमको सपोर्ट करिए, और अगर आप फाइनेंशियली हमको सपोर्ट कर सकें तो आई एम बुद्धा की साइट पे जाके आप पैसे डोनेट कर सकते हैं, ताकि हमारी आवाज़ इसी तरह से बनी रहे और हम आपकी सेवा में तत्पर रहें। धन्यवाद। जय हिंद।